बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान मैच जारी है और यह डिसाइडर मैच है इस सीरीज का। इससे पहले जो 2 मैचेस खेले गए उसमें वेस्ट इंडीज ने और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और आज के मैच के बाद यह फैसला हो जाएगा कि कौन इस वनडे सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब हो सकेगा। वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 294 रन स्कोर किए। इस मैच की समरी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर पहले आएगी कि जहां पर वेस्ट इंडीज की इनिंग की समरी के शाही होप ने यहां पे जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, 120 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। ग्रीव्स ने 43 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। 36 रन स्कोर किया रॉस्टन चेस ने, 2 विकेट हासिल की अबरार अहमद और नसीम शाह ने और 294 रन के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि 9 रन के ऊपर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और रिजवान पाकिस्तान के तीनों प्लेयर्स जो है वो 0 पर यानी डक पर आउट हो चुके हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की टीम इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है और शाही होप ने जो शानदार कैप्टन नॉक खेली ये इनके कैरियर की पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी सेंचुरी है। इससे पहले मुल्तान में जून 2022 में इन्होंने 127 रन की इनिंग खेली थी और मजमूई तौर पर वनडे क्रिकेट की ये इनकी 18वीं सेंचुरी है। तो इस तरह इस सेंचुरी की बदौलत ये वेस्ट इंडीज की जानिब से सेंचुरीज स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। 25 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज के साथ क्रिस गेल, 19 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज के साथ ब्रायन लारा बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पे हैं और आज इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया डेस्मंड हीज का, क्योंकि डेस्मंड हीज ने 17 सेंचुरी स्कोर की थी तो आज 18वीं सेंचुरी स्कोर की। तो इस तरह वनडे में वेस्ट इंडीज की जानिब से सेंचुरी स्कोर करने वालों की फहरिस्त में शाही होप तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको ये एजाज हासिल है कि इन्होंने अपने कैरियर के दौरान विकेटों के आगे जिन बेहतरीन फास्ट बॉलर्स का सामना किया, विकेटों के पीछे उन फास्ट बॉलर को उन्होंने कीपिंग भी की और पाकिस्तान ने जो पहली बड़ी फतह हासिल की थी नेहरू कप में, वहां पे उस टूर्नामेंट में ये पाकिस्तान के विकेटों के मुहाफिज थे। इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर और जहां जहां इनकी बॉलिंग की जरूरत पड़ी वहां वहां आमिर मलिक मौजूद होते थे। तो जहां पाकिस्तान को एक टैलेंटेड ऑलराउंडर की कमी जब भी महसूस हुई तो आमिर मलिक ने बढ़कर इस रोल को बड़ी खूबी के साथ अदा किया। मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं आमिर मलिक साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और आमिर भाई आपका भी जो डेब्यू है वो वेस्ट इंडीज ही के खिलाफ हुआ था। पहले तो ये बताइएगा कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पहले पाकिस्तान की टीम खेलती थी, अब जो हम स्टैंडर्ड देख रहे हैं, मेरे साथ उस दिन आमिर नज़ीर मौजूद थे और आमिर नज़ीर का ये कहना था कि अगर उस वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के सामने इन प्लेयर्स को बिठाया जाए तो ये उठ के भाग जाएं, उनका सामना भी नहीं कर सकें। उसके बावजूद हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आप देख ही रहे कि 294 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज ने और पाकिस्तान के 9 ओवर्स में 3 आउट हो गए। देखें, अगर वेस्ट इंडीज की टीम को कंपेयर किया जाए उनके पास की टीमों को तो ये तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि वेस्ट इंडीज की वो टीम है ही नहीं। वो लगते ही नहीं है कि वेस्ट इंडियन जो सही वेस्ट इंडियन हुआ करते थे, जो पूरी दुनिया में एक बड़ी दहशत होती थी इनकी फास्ट बॉलर्स की और इनके बैट्समैनों की, वो तो अब मुद्दत हुई है ही नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि आइंदा ये वो ऐसे को क्रिकेटर आ जाएं। तो जहां तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात है तो वो तो आपको पता ही है कि 2019 से लेकर के आज तक हम लोग बातें करते आ रहे हैं, बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं, इनकी प्लानिंग को देखा, इनकी स्ट्रेटजीज को देखा, कोई चेंजिंग है, कोई कुछ नहीं। वो ही टीम 2019 से लेकर आज 7 साल हो गए हैं, टीम में कोई चेंज नहीं आ रही, टीम हार रही है, हार रही है, हार रही है। सब आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं। अब ये टीम जो है वेस्ट इंडीज की टीम, ये मेरे हाल में अगर टीमों को मैं अगर गौर करें आप, इस वक्त पूरी भी दुनिया की टीम है उसमें से जो सबसे हल्की टीम होगी ना, जो सबसे हल्की टीम होगी, आई थिंक वो ये वेस्ट इंडीज की है। अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने क्या हाल इनका किया है, इनको पता ही नहीं है, ये बस चलाए जाते हैं, खेले जाते हैं। और इनके खिलाफ अब ये है कि अभी मैं पूरा ये मैच देख रहा था कि अच्छा खासा पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ था और आखिरी 12 ओवर में वो इस तरीके से वापस आए, उनके टेल अंडर्स आए, वहां पे होप तो पहले ही खेल रहा था और इस कदर इन्होंने, अब इब्रार साहब ने 7 ओवर में 10 रन दिए हुए थे, 7 ओवर में 10 रन दिए हुए थे और एकदम आप आए और देख लें आपको क्या हाल किया। और अभी वसीम को जो उन्होंने मारा, नसीम शाह को, सॉरी, तो यानी आप
किस्म के आप क्रिकेट खेल रहे हैं? मुझे कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की कुछ स्ट्रेटजी की, कोई इनकी प्लानिंग है कि नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट पूरी करने जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी जगह पे जाते हैं। मैं तो ये लेकिन 7 साल से, आमिर भाई और किस चीज कितना का बोलेंगे, क्या फुकदान, करेंगे, किस चीज लेकिन का कोई। आमिर भाई फुकदान आपको किस चीज का नजर आता है? क्योंकि इब्तिदाई 25 ओवर्स में वेस्ट इंडीज के 88 रन थे, उसके बाद हमारे प्रूवन कैप्टन है, एक अरसे से कैप्टनसी कर रहे हैं रिजवान, फिर आपके साथ जो कोचेस की एक फौज मौजूद है, उसके बावजूद भी हमें एग्जीक्यूशन और उसके बाद बावजूद भी ना हमें रिजल्ट नजर आ रहा है, ना हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है, ना हमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। कंसिस्टेंसी अगर नजर आ रही है तो सिर्फ इस चीज में कि हम मुसलसल जो है वो मैच में अपनी ग्रिप खो देते हैं और फिर मैच हमारे हाथ से निकल जाता है। यार ये तो अली, ये तो 7 साल से ही हो रहा है। ये इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोटे छोटे मैचों की बात करें। आप अमेरिका से जब हारते, कहीं आपको कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी नजर आई? मैं 7 साल की बात करूँ, मैं इस मैच की नहीं कर रहा। और इनसे कुछ भी तो कर सकते हो आप टीम ही नहीं चेंज करते यार। आपको टीम ही कहीं नहीं पता, आपको वही लड़के खेलते आ रहे, वही 5 आप चेयरमैन चेंज कर चुके, 5 आप सिलेक्शन कमेटियां चेंज कर गए। इनमें 7 सालों की बात कर रहा हूँ। इन 7 सालों में आपने बेशुमार, आपने क्या उसको किया कि किराएदार चेंज किया, लेकिन घर चेंज नहीं किया। आपके वही खेलते रहे, वही वही बंदे हैं वो, उनको उनका बस होगा यार। आप इनको नहीं खेलना चाहिए। अब होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, फिर आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहता क्रिकेट में। फिर आप जो है वो एक कमिटमेंट पूरी कर रहे होते हैं। नए लड़के आए, नए लड़के, नई टीम बने, ताकि आप एक पाकिस्तान टीम, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा नाम था, आज 50 साल से हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, कोई टेलीविजन प्रोग्राम ऐसा नहीं जहां पे सारे जो एंकर हैं वो खुल के नहीं बोलते, और क्रिकेटर्स नहीं बोलते, सब बोलते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं करता। यही लोग खेलते आ रहे हैं, यही लोग खेलते हैं, यही हराते आ रहे हैं, यही हरवाते आ रहे हैं, हरवाते आ रहे हैं, हरवाते। आज ये हालात है। 7 साल की छोटी सी बात नहीं है। और आप तो माशाल्लाह इतना प्रोग्राम करते हो, आप एक एक, आप इतनी गहरी नजर है, एक एक चीज पे आपकी नजर है, लेकिन आपने कहीं कोई स्ट्रैटेजी नजर आई है? कोई प्लानिंग नजर आई है? कोई फ्यूचर प्लानिंग नजर आई है? कोई ऐसा चीजें आई है कि जो ऐसा कोई टैलेंटेड बंदे आ जाए जिससे कि अगली पाकिस्तान की 4-5 साल टीम पाकिस्तान की बन जाए, या पीछे कोई ऐसे बंदे आ रहे हों? आप देखे तो सही यार आपके। और ये टोटली जो है कि बोर्ड के जो लोग हैं, बोर्ड शुरू से इन्वॉल्व है, उन्हीं के सिलेक्टर इन्वॉल्व है। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19, अंडर 17, वो आकर सिलेक्शन करते हैं, वही सारी चीजें करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जो नीचे वाली क्रिकेट है उसमें भी बोर्ड का अमल दखल है। सही। अगर उसके बावजूद आप ठीक नहीं हो सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ से लाएंगे प्लेयर? क्या करेंगे आप? इसी तरीके से बोल लेकिन बोल आमिर के एक जाएंगे। सवाल ये भी है ना सात कि साल जो बाद आपसे करीब टीम थोड़े चाहिए। ब्रेक के बाद करूंगा कि प्लेयर्स तो पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कहत हो गया है प्लेयर्स का, लेकिन बात वही है, अब घूम फिर के यही बात करेंगे कि जी फखर अगर इंजर्ड हो गया है तो हम वापस बाबर आजम को लेकर आ जाते हैं। हालांकि डोमेस्टिक में आपके पास ख्वाजा नाफे भी मौजूद है, डोमेस्टिक में आपके पास अब्दुल हसीब भी मौजूद है, डोमेस्टिक में आपके पास माज सदाकत जैसा प्लेयर भी मौजूद है, कामरान गुलाम। मैं नाम लेता रहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको लाना ही जब बाबर आजम को है, लाना ही आपको जब रिजवान को है, लाना ही जब आपको हारिस जैसे प्लेयर्स को है, तो फिर आपकी क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉरवर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवर उल हक साहब और आमिर मलिक साहब हमें वीडियो लिंक पे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब, और अब मुझे आमिर मलिक साहब के साथ साथ ज्वाइन किया फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो बड़ी कारहाय नुमाया अंजाम दी, इसके साथ साथ जो इनकी आई है वो बड़ी ईगल आई के नाम से मशहूर थी। बहुत सारे क्रिकेटर्स जब उनको कोई जानता नहीं था उस वक्त इन्होंने अपने डिपार्टमेंट से खेलने का मौका दिया। अगर मैं नाम लूंगा तो शायद दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन चंद नाम है जिसमें यूनुस खान हैं, जावेद कदीर हैं, शादाब कबीर हैं, साथ साथ शाहिद खान आफरीदी हैं, और आसिम कमाल, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो इन्होंने उसको इब्तिदाई एज में उनको परखा और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। अनवर उल हक साहब को हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। थैंक यू अली सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। अनवर भाई, इस वक्त हम आमिर भाई से भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर आज एक दफ़ा फिर लड़खड़ाता हुआ नजर आया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि कंडीशन उनकी दानिश में शायद ऐसी होंगी कि वेस्ट इंडीज को जो रिस्ट्रिक्ट कर सकें। इब्तिदाई 25 ओवर में 88 रन, फिर पाकिस्तान ने मोमेंटम खोया। आमिर भाई ने उसको बता दिया, लेकिन आपकी दानिश में मसला है क्या पाकिस्तान का? देखें, बात यह कि अगर इन्होंने एक डिसीजन लिया था तो वो डिसीजन बुरा नहीं था।
इन्होंने जो अपना बॉलिंग कराई है पहले, उन्होंने अपने उस मकसद में कामयाब हो गए थे। मगर उनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि वेस्ट इंडियन बैट्समैनों को, कि उन्होंने जो शुरू में विकेट्स गंवाई थी और वो चेज़ ने और उसने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो मुझे ऐसा लगता था अगर ये विकेट पे खड़े रहे तो 250 रन बना देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास एक तजर्बा है, चेस के पास भी और उसके पास भी एक, दे बोथ आर वेरी गुड प्लेयर्स। और उन्होंने माशाल्लाह से स्कोर को उस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां पे एक ऐसा लगता है कि एक मुश्किल टारगेट है। और अभी आपने बताया इनिशियली 3 लड़के आउट हो चुके हैं, स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की बैटिंग। अच्छा आमिर भाई, आपने नसीम शाह को कोच किया है, उनकी जब वो आए थे उनके पेस के हवाले से बात हो रही थी बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान को एक ऐसा बॉलर मिल गया है कि जो तादेर पाकिस्तान को सर्व करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि ठीक है, नसीम शाह आखिरी नंबरों पे आके छक्के लगा देते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कुछ मुश्किल मैचेस बचा के भी दिए हैं, लेकिन जो उनका मेजर रोल है बैटिंग बॉलिंग, उसमें वो इतना कामयाब नहीं हो रहे। विकेटें भी अगर लेते हैं तो रन्स बहुत देते हैं। क्या वजह है कि क्या बैट्समैन वीडियो एनालिस्ट उनको रीड कर गए? देखिए, एक तो काफी देर होगी उनको क्रिकेट खेलते हुए, बहुत बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, मुख्तलिफ दुनिया में जाके खेलते हैं, लोगों को पता चल गया है। और उसके ज्यादा आपको पता है कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, सिर्फ 2-4 फास्ट बॉलर को निकाल के कंसिस्टेंट बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर जिनकी पेस एक जैसी ही होती हो 5, 7, 8, 10 साल के लिए। और आपको पता है कि जैसे जैसे खेलते रहते हैं उस वक्त फिर वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जो शुरू शुरू में, आप जब यंगस्टर होते हैं, आप आते हैं, बड़े बड़े आपका क्या होता है, जोश होता है, आप बड़े मोटिवेट होते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं। अब वो चीजें मुझे पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आई, और नसीम शाह में भी यही चीज है। अब आकर के देखें आप, अगर उसको पहले ओवर से देखें या इवन आपके जितने भी फास्ट बॉलिंग अभी बॉलिंग कर रही है, उनमें वो चीज नहीं है जो 5 साल पहले ये लोग कर रहे थे। तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। और ये जो मेन प्लेयर हैं, अगर ये कुछ बहुत अच्छा नहीं करेंगे तो पूरी टीम का मोराल भी नीचे आता है और टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है। तो ये चीजें तो हो रही हैं। अच्छा आमिर भाई, क्योंकि ब्रेक पे आने जरा मैं अनवार भाई से मिल लूं, आपको सर क्या लगता है नसीम शाह का क्या इशू नजर आता है? देखिए, बात है कि नजीम खान ने जब क्रिकेट का आगाज़ किया था तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा था बड़ा डिवास्टेटिंग उन्होंने स्पेल्स किए हैं, मगर जैसे जैसे अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है और फिर इंजरीज के भी शिकार हुए हैं, और उसके अलावा भी जो पिचेस का जो मेयार है, जैसे अभी आज की जो पिच थी वो फास्ट बॉलर को सूट नहीं कर रही थी। मगर उसके बरक्स हमारे बॉलरों को भी चाहिए, जिस तरह से बैट्समैन इम्प्रोवाइजिंग करते हैं, नई शॉटें खेलते हैं, हमारे बॉलर्स को भी चाहिए कि इन पिचों के ऊपर भी अपने आप को ट्रिक्स इस्तेमाल करें और बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट करें। देखें उन्होंने कितनी अक्लमंदी से बैटिंग की है, जब उनके अर्ली विकेट्स गिर गए थे तो उनके चेज ने और उसने बहुत आराम से बैटिंग की, और आखिर के अंदर उन्होंने 1 ओवर में 3 छक्के मार के और आखिर में इतने रन्स किए हैं और रन बॉल पे चले गए। 10 ओवर में 120 रन बने। जी, मैं तो कह रहा हूँ, देखे ना, ये क्वालिटी क्रिकेट होती है। उन्होंने शुरू में सर्वाइव किया, अर्ली विकेट्स गिर गई थी, उन्होंने जल्दी नहीं की, और फिर आखिर के 10 ओवर में उन्होंने रन इतने ज़्यादा कर दिए कि वो पाकिस्तान के लिए एक ज़रा मुश्किल टारगेट हो गया। पाकिस्तान के लिए मुश्किल टारगेट हो गया, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है इसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को आज रेस्ट दिया गया, फैसला क्या पाकिस्तान के लिए सूदमंद रहा या नहीं रहा, इस पर भी डिस्कशन करेंगे आमिर मलिक साहब से, अनवार उल हक साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अनवार उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। अनवार भाई और आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पाकिस्तान की जो आज अगर हम बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, आज शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया, और वो जो हमारे पास जो एक रिवर्स स्विंग का जो एक एलिमेंट था, आपको लगता है कि वो चांस हमने मिस किया शाहीन को रेस्ट दे के उसको ड्रॉप करके? असल में देखें, बात है कि वही वाली बात आती है कि अब यहाँ पे लोगों को ट्राई करना है। देखें अभी आपको एक 3 नेशन एक सीरीज़ आ रही है, फिर उसके बाद एशिया कप है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं दो लड़कों को अभी मैंने देखा है, दानियाल को और अब्बास अफरीदी को, दे आर वेरी कैपेबल। आई मीन उनके बॉलिंग का पेस भी, और साथ साथ बड़ी बात यह है कि वो हिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। नो डाउट नसीम शाह ने 1-2 मैचों में छक्के मारे हैं, मगर आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो लास्ट स्टोरी वगैरह खेलते हैं, वो लग गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगी। मगर ये 2 प्लेयर एक ऐसे नज़र आए मुझे कि जिनमें हिटिंग एबिलिटीज़ भी है, और ये पाकिस्तान के लिए आगे सर्व करेंगे। और अब इनको भी जो है ना, आप वो 1-आध मैचों में चांस देता रहें, ताकि कि आपके वहाँ बैकअप में आपके तेज़ बॉलर्स जो हैं और ऑलराउंडर, क्योंकि इस क्रिकेट के अंदर आपको ऑलराउंडर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कि आपको बॉलिंग के साथ साथ एक फील्डर और एक बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है, ऑलराउंडर की बात करें तो 3 डायमेंशनल प्लेयर है हमारे पास। आमिर मलिक साहब जरा इनसे पूछते हैं। आमिर भाई, ये शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट या ड्रॉप देने का फैसला सही था, खुसूसन इस सूरत में कि आपका सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, डिसाइडर मैच है, 35 ओवर के बाद आपका बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू होता है। शाहीन एक ऐसा बॉलर है जो रिवर्स कर सकता है, और फिर हमने देखा आखिरी 10 ओवर में 120 रन पड़ गए पाकिस्तान को। देखिए, ये तो है, वहां पे जो आपकी टीम बैठी है, जो थिंक टैंक है वहां पे जो बैठे हुए हैं सारे लोग, उनको उन्होंने फैसला किया। जो टूर पे लोग बैठे हुए होते हैं, ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, कप्तान से डिस्कस करते हैं, कोचेज वगैरह, ये उनका फैसला है। दूसरी बात ये है कि आप जरा ये देखें, मैं अभी अनवर भाई की बात सुन रहा था कि ये जो पीछे 10-10 साल से, या शायद इससे ज्यादा हो गए इन लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, अभी भी हम इनको सिर्फ इस चीजों से उनको अभी भी हम डिफेंड कर रहे हैं। अभी भी हम उनको ये कि जी ये कर सकता है, ये कर सकता है। नहीं सर, अब आपको करना है। आपको पाकिस्तान ने इज्जत दी, पैसा दिया, शौहरत दी, अब आपको कुछ तो करें। अब पिछले 7 साल से आप कुछ नहीं कर रहे। अगर शाहजी बाहर बैठे हैं, नसीम साहब अपना शहनशाह साहब बाहर बैठे हैं, तो सर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कितनी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, कितना वो टीम को जितवा रहे हैं अभी कुछ सालों से। आप बताएं मुझे, आपके बहुत से ऐसे बॉलर हैं, आप किसी को भी खिला सकते हैं। तो वो मैं तो फिर वही कहूंगा ना कि गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। भैया, आप सारे पिछले मैच हार के आ रहे हैं, आप पीछे। लेकिन आमिर भाई, इस तरह भी अनवर पे भी बात कर रहे हैं कि आपके पास 2 फास्ट बॉलर, जिस तरह भी अब्बास आफरीदी की बात कर रहे हैं, दानियाल लियाकत की बात कर रहे हैं, बल्कि सलमान मिर्जा को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि उनका बड़ा अच्छा टूर गया बांग्लादेश का। हम चांस देने से क्यों घबराते हैं? हम क्यों कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है, घूम फिर के फिर हम उन्हीं प्लेयर को वापस लेकर आ जाते हैं? सर जी, आपके पास वाकई में टैलेंट नहीं है। आप अगर देखें, मैं तो हर डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व हूं, मैं सारी क्रिकेट देखता हूं, मैं सारे क्रिकेट। आप क्या करते हैं कि आपके पास जो यहाँ से हटते हैं उसको आप शाहीन में इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो शाहीन क्रिकेट वो जो है, आप उसमें पाकिस्तान शाहीन में इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लेयर्स को वहां से निकालते हैं, यहाँ रख लेते हैं। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ है? कहाँ है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट? कहाँ है वहां के क्रिकेटर जो है? कहाँ है वो लोग जिन्होंने शो किया है, जो करते हैं? कितने हैं वो लोग? आप सिर्फ उन्हीं को खिलाते हैं जो बंदे आप हमेशा पिछले 7-8-9 साल से वो पाकिस्तान टीम से हटते हैं, वो पाकिस्तान शाहीन में चले जाते हैं, वहां से हटते हैं पाकिस्तान ए में चले जाते हैं, वहां से आते हैं फिर वहां आ जाते हैं। बताएं मुझे, कहाँ टैलेंट आपके पास? बताइए मुझे इनकी परफॉर्मेंस। अच्छा, आपका टैलेंट याद मैं अनवर भाई, इस वक्त पूरा पाकिस्तान की 3 टीमें जो है वो अभी शाहीन गई हुई थी, जहां पे हैदर अली वाला केस हुआ, फिर गुलाम अली एक टीम लेके ऑस्ट्रेलिया गए हुए। तो टैलेंट नहीं है तो फिर ये प्लेयर कहां से आ रहे हैं? आप भी मुत्तफिक हैं कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, या आप मेरे स्कूल ऑफ थॉट से मुत्तफिक हैं कि हम मौके इतने अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब आप इनको शाइन को और इनको टीमों को जब आप बैरून मुल्क भेजते हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि उन जो पाकिस्तान का जो बडिंग टैलेंट होता है ना, उनको आप वहाँ पे भेजते हैं ना, तो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें टैलेंट है और ये कुछ करेंगे। मगर मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है 2-3 टूर्स हुए हैं, मैनेजर्स की या कोच की रिपोर्ट कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री मैंने नहीं देखी है कि भाई किस लड़के में स्पार्क है, ये पाकिस्तान खेल सकता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि कोच की रिपोर्ट जो है ना मायने रखती है, और वो उसको चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सबमिट करे ताकि उन लड़कों को आगे लेके आएँ। अभी मैंने एक रिसेंटली भाई देखा है, ये भी जाते हैं तो कोई किसी किस्म की भी कोई ऐसा लकन या कि शाइन से निकले जो पाकिस्तान की टीम में आएगा जिसका फ़ायदा होगा कि हमने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, शाहीन को भेजा, ऑस्ट्रेलिया भेजा, इंग्लैंड भेजा। आप मुझे बता दीजिए उसका रिजल्ट क्या रहा है। जैसे आपने अपनी इंट्रो में बताया, यहाँ से लड़का निकला वहाँ चला गया, वहाँ से निकला यहाँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको नए लड़कों को ग्रूम करना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ पर ब्लेंड ऑफ सीनियर एंड जूनियर्स, देखें ये नहीं है कि एकदम आप जूनियर्स को तमाम को चांस दे दें। आप कह रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ खेलने, मिक्स कॉम्बिनेशन। लेकिन सर मसला ये है, हमारे सीनियर भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी आप दोनों जब बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, इसी दौरान बाबर आजम 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम को मजीद मझधार में छोड़ के बाबर आजम चलेंगे, फखर जमान के कवर अप के तौर पर T20 में शामिल करने की बात हो रही थी। जरा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आमिर भाई से, अनवारुल हक साहब से पूछेंगे जरा बाबर आजम का क्या मुस्तकबिल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का जो हमारा शो है वो डबल ए नहीं बल्कि ट्रिपल ए शो है। अली सलमान, आमिर मलिक, अनवारुल हक। अब हम बात करेंगे ए के बाद बी पर, यानी बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम आज फिर 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए। ये कैसे किंग हैं जो टीम को बीच मंझधार में छोड़ के चले जाते हैं? जी आमिर भाई। सर, ये तो हमें 6-7 साल हो गए बोलते हुए, क्योंकि आपने बाबर आजम को, मैंने पहले भी कहा था बहुत प्रोग्राम में कहा, आपने बाबर आजम को ना सिकंदर आजम बना दिया हुआ था, आपने मुगल आजम बना दिया हुआ था। ऐसा नहीं होता। तो ये शुगल आजम ज्यादा हो गए, शुगल ही लगता है।
नहीं सुनिए, फिर आपको हर दूसरे, जितना बड़ा आपने उसको प्लेयर बना दिया बता, जितना आप लोगों ने, आप मीडिया ने उठा दिया, जितना उसने किया, और आप वो बाहर ही नहीं होता था, वो टीम से हट जाता था तो ऐसा लगता था तो जलजला आ गया, तूफान आ गया है, क्योंकि आप उसका नाम इतना बड़ा आपने बना दिया था। अगर इतना बना दिया था तो अच्छा बड़ा प्लेयर जो होता है, इतने बड़े नाम को उसको हर सर ये दूसरी इतने मैच बड़े में प्लेयर थे, परफॉर्म क्योंकि करना बहुत, मैं आपसे दोनों से ऑनेस्ट रिव्यू में चाहूंगा, ये इतने बड़े प्लेयर थे या इनको सोशल मीडिया ने और रमीज राजा ने ज्यादा बड़ा प्लेयर बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप उस वक्त भी कह रहे थे, देखें प्लेयर होता है परफॉर्मेंस, जब आप इतना बड़ा प्लेयर देखें, आप हिंदुस्तान में देखें, जो बड़ा प्लेयर होता है सर, उसको हर दूसरी या तीसरी इनिंग्स में बड़ा स्कोर और टीम जितवाना होता है। हाँ। टीम जितवाना, आपका ये था कि आप 29 मैचों में उसने 150 नहीं किया और वो टीम से भी बाहर नहीं हुआ। वो खेलता भी एज ए सुपरस्टार था, उसके पैसे भी सबसे ज्यादा वो पैसे भी लेता था। और अगर कोई बंदा उस पर थोड़ा सा नुक्ताचीनी करता था या उसको क्रिटिसाइज करता था तो सारा जमाना पीछे पड़ जाता था कि नहीं जी ये मुकद्दस गाय, आप इसको हाथ ना लगाएं। ऐसा नहीं होता सर, आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं, अरबों रुपए में आप जा रहे हैं, आपको शो करना है, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ करना है, दुनिया आपको देख रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी इतनी बड़ी हमने बढ़ गई है, आप कर रहे हैं भाई, करें। आप मिलाते हैं कोहली के साथ, आप बात करते हैं, आप सचिन तेंदुलकर के पास चले जाते हैं, दूसरी तरफ आप अच्छा, मैं अनवर भाई से भी लेता हूं क्योंकि आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जावेद मियांदाद को आपने इतना नहीं नाम दिया जितना नाम आपने बाबर आजम को दिया, लेकिन यार इतना सिर्फ ठीक है। आमिर भाई आता हूं मैं आपके पास, आमिर भाई मैं आता हूं। अनवर भाई, ये 700 दिन हो गए, बाबर आजम की तरफ से कोई सेंचुरी नहीं आई है, उसके बावजूद भी लोग उनको किंग कहते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग का निजात दहिंदा समझते हैं। अभी फखर को इंजरी हुई है, T20 में लाने की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे तूफान है कि बाबर अपनी बैटिंग को सही कर रहे हैं और अब T20 के मिजाज के मुताबिक खेलते नजर आएंगे। देखें, बात यह है कि वही मैंने जो आपको पिछले प्रोग्राम में भी कही थी और आज से 1 साल पहले भी ये बात कही थी कि ये सबसे बड़ा जो ये आगाज़ हुआ है ना, जो गलती का, वो रमीज़ राजा ने इनको तीनों फॉर्मेट का जो कप्तान बनाया है ना। और फिर एक मैंने आपको कहा था, शायद आपने मुझसे दोबारा सवाल किया था, एक इनका रोटी ग्रुप है। रोटी ग्रुप से मुराद इनके 5 लड़के हैं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जिन्होंने जब इनको कप्तानी से हटाया गया था तो उन्होंने ये बात सबने कही थी, ये तो को ख़ास जुमला कहा था कि ये तो हम सुनना भी पसंद नहीं करते कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। एक बात मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि जहाँ तक उसकी बैटिंग का ताल्लुक है, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में ही इज़ द बेस्ट वन। बट सर कैसे इस बेस्ट वन का क्या फायदा है कि जब मैं एक बात टीम नहीं जीत रही ना? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखें उनको T20 क्रिकेट के अंदर जो ना, ठीक है सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, तो किसी ने मुझसे सवाल ये किया था, मैंने कहा भाई एक शख्स जब ओपन बैटिंग करने जाएगा 20 ओवर खेलेगा तो सबसे ज़्यादा रन तो 20 ओवर वाला करेगा, ना कि 7वें 8वें नंबर वाला जाके करेगा, उसको तो 3 या 4 ओवर मिलते हैं। बट इन्होंने कभी आज तक इस T20 क्रिकेट में या उसमें कभी मैच जिताया नहीं है। तो बात यह है कि आप कह रहे हैं नहीं जिताया। आमिर भाई, रमीज राजा साहब की हमने बात की, आपके जो पाकिस्तान टीममेट हैं भाई वसीम अकरम, कि वो कराची किंग के प्रेसिडेंट थे, 10 में से 9 मैच उनके सामने बाबर आजम की स्लो बैटिंग की वजह से कराची किंग्स हारी। उसके बावजूद वसीम अकरम कहते हैं कि T20 में मैं हूं तो फिर बाबर आजम को लेकर आ जाऊं। तो ये वजह क्या है कि रन हो नहीं रहे, परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर उनको प्रेस करते हैं? सर ऐसा है, सबसे पहले तो आप ये ले लें, ये सिर्फ इसका ये बाबर आजम को यही कसूर नहीं है। जो पाकिस्तान टीम आज जो उसका मिडिल ऑर्डर नहीं है, ये भी इन दोनों का कसूर है। उसमें रिजवान और बाबर आजम है, जिन्होंने हमेशा से जाकर के एक 16 ओवर खेलता था, एक 19 ओवर खेलता था, स्कोर होता था 61 का 72 का, आपकी टीम हार जाती थी। अगर आपकी वहां पे फास्ट बॉलिंग कुछ ना करे, आप कभी भी नहीं जीत सकते। आप तो 140 की टीम थी और इन्होंने आज तक आपका मिडिल ऑर्डर स्टैब्लिश नहीं होने दिया, इसलिए कि सारे ओवर तो ये खुद खेलते थे। जब ये बड़ी क्रिकेट आती थी, जो वनडे क्रिकेट या उसमें भी पीछे चले जाते थे, जाके वहां पे जाके ये साहब ओपन करते थे, कोई उनको नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क जो किया है ये इन दोनों ने किया आपकी 2020 में, आप किसी को भी नहीं लेके आए। उसके बाद जब आप ये दूसरे बंदे लाइक फाखर जमान वगैरह, ये लोग जब कुछ नहीं करते, फिर एक आध मैच में 150 कर लेते हैं, फिर आप क्या है कि पीछे से आप किसी को खिलाते हैं नहीं, आप इन्हीं लोगों को लेके जाते हैं। वो अभी अनवर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक ना वो टीम बनी हुई है जो इनसे बाहर ना निकलती है, ना इनको दूसरे किसी को आने देती है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कवर करते हैं और यही खेलते हैं। और यही आलम है कि आप 7 अच्छा, साल प्रोटेक्शन की तो हालत ये है कि हमने तो जितनी भी, आप लोगों से तो कम ही क्रिकेट खेली है, लेकिन जितने भी क्रिकेट खेली, अगर कैच छूट जाए, मिस फील्डिंग हो जाए तो कप्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी। यहां तो कप्तान गले लगा रहा होता है। ये रिजवान की कप्तानी को अनवर भाई किस तरह से देखेंगे? क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं पिच को, कंडीशन को, जो गुज़िश्ता मैच आ रहे हैं कि हम समझ नहीं सके और हमें पिचेस का पता नहीं चल सका, हम बार बार एक ही एक्सक्यूज देते हैं। और आज भी देखें आप, 25 ओवर में 88 रन, उसके बाद मैच में ग्रिप खो दी।
यार देखें, बात ये है सलमान, आप ज़माने से 10 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप पिच को भी अगर रीड करने नहीं जानते और पीछे पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ है, 25 आदमी टीम के साथ लगे हुए होते हैं, इतने सीनियर्स क्रिकेटर्स भी बैठे हैं, अगर वो पिच को रीड नहीं कर सकते तो यार ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप अपनी पहले क्रिकेट कैरियर देखो, आप कितने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। अगर आप अभी भी क्रिकेट को और अपनी पिच को अगर नहीं समझ सकते तो ये मज़ा का खेल सी बात है। ये कहना कि ये पिच को एक्सक्यूज़ देना, ऐसा नहीं होता। आपने इतनी क्रिकेट खेली है, दुनिया क्रिकेट के अंदर सब लोग 1 सेकंड के अंदर जो है ना पिच को रीड कर लेते हैं। और फिर वही वाली बात निकलती है कि जिस तरह से आप अभी एक साहब का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी जो अभी जो वनडे का जो कप्तान था, क्या नाम है उसका, जिसको अभी T20 में वनडे में कप्तान था, सॉरी, वो जो फर्स्ट क्लिप में कैचेज वगैरह करता है, क्या नाम है उसका, इज़ ए गुड प्लेयर। बट आप ये देखें, जब वो नीचे आ रहा है तो लोगों ने, सीनियर प्लेयर्स ने उसको डिफेंड किया कि ये पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, वो अपने से अच्छे लड़कों को ऊपर भेज रहा है। यही चीज़ सलमान आगा जब यही चीज़ सरफराज अहमद ने ये चीज़ की थी तो उसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, अच्छा, बाबर आजम को T20 टीम में होना चाहिए, आपसे भी सवाल है, ऐसे पूछता हूँ। नहीं देखें, बाबर आजम को T20 के अंदर मैं नहीं समझता कि नहीं होना चाहिए। आमिर भाई, आपके ख्याल में हाँ या नहीं होना चाहिए बाबर को? नहीं भैया, मैं 7 साल से कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने वसीम अकरम, वकार यूनुस दोनों को आपने जो है विकेटों के आगे भी खेला है, आपने पीछे भी कीपिंग की है। ये हमारे जो आधे पाकिस्तानी और आधे ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं वकार यूनुस साहब, और बड़े फखर से कहते हैं मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं आधा ऑस्ट्रेलियन हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बुमराह वसीम अकरम से बेहतर बॉलर है। क्या वाकई ऐसा है? यार ये तो कुछ खुदा का खौफ है कि नहीं है? कौन कौन हिंदुस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान का एक एक बंदा कह रहा है, हिंदुस्तान की बात करो जहां का बुमराह है, वो एक एक बंदा कह रहा है कि हमने अपनी लाइफ में वसीम अकरम से बड़ा बॉलर नहीं देखा। अभी मैं लारा का सुन रहा था तो उसने कहा जिंदगी में मेरी पूरी क्रिकेट करियर में मैं वसीम अकरम से खतरनाक बॉलर नहीं है। मैंने वसीम को जो बॉलिंग करते देखा, खेलता, उसके पीछे मैं पूरी दुनिया की क्रिकेट देखो, जब से डेनिस ली से लेकर आज तक कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम जैसा ना आया है, ना उससे पहले था, और आगे का पता नहीं है को आएगा, इससे अच्छा को आए तो आएगा। आपने विकेट कीपिंग भी की है, आपने खेला भी है, उनको नेट्स में भी पियाइए कि खेला होगा। मैं पिछले, वही कह रहा हूँ, पिछले 45 साल से इससे ज्यादा की क्रिकेट जो है मैंने डेनिस ली को खेला भी, देखा भी। उस वक्त थॉमसन वगैरह, अनवर भाई भी ने सारे क्रिकेटर देखे हैं, जितने भी ये आज तक दुनिया के फास्ट बॉलर्स आए हैं इन्होंने देखे हैं, खेले भी होंगे, लेकिन कोई वसीम अकरम जैसा सब नहीं। अनवर भाई, आपका क्या इनपुट है? देखिए, बात है कि वसीम अकरम का अगर आप कंपैरिजन बुमराह से कर रहे हैं तो भाई एक बड़े मजा का खेज सी बात है। मैंने भी पाकिस्तान के तमाम, इमरान खान से लेकर, आमिर भाई एक मिनट आ रहा हूं, आमिर भाई 1 मिनट दीजिएगा। मैंने भी पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर्स को खेला हुआ है, उसमें इंक्लूडिंग इमरान, सरफराज नवाज, सलीम अल्ताफ और जितने भी XYZ जितने बॉलर हैं। मगर वसीम अकरम से ज़्यादा खतरनाक बॉलर इनको मैंने फेस किया, 2 दफ़ा फेस किया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा डेंजरस बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने अब तक नहीं देखा। तो फिर वकार यूनुस को क्यों वसीम अकरम नजर नहीं आ रहे? अच्छा, जब साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की इतनी तारीफें कर रहे होते हैं। सर वो बात ये नूरा कुश्ती होती है, बाज़ औक़ात लगता है ऐसा है कि इनकी प्रोफेशनली एक वो जो अंदर से पुरानी चली आ रही है ना, ठीक है, वो अभी आमिर भाई से जरा ले लो। आमिर भाई कुछ कंटिन्यू करेंगे इस पे आप? वो मेरे ख्याल में वो नींद में कह गया होगा, उसको नींद आ रही होगी तो उसने कह दिया, वरना वकार इतनी इस किस्म की, वो क्या उसको कहते हैं कि हंसी वाली बात नहीं कर सकता है, कि वो खुद भी जानता है, जब वो खुद भी जानता है और खुद भी उसके टैलेंट से वाकिफ। यार इससे डिस्कस करना भी ना, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हाँ। किस बंदे की बात कर रहे हैं हम लोग यार? किसको वकार यूनुस की बात कर रहे हैं ना सर? किस बंदा? क्या बड़ा नाम है ना? जी सर, क्या मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूं बड़ा नाम है ना वकार यूनुस, वो कह रहे हैं बुमराह अच्छा बॉलर है वसीम अकरम से। यार आप बकारी कह मान लेंगे, बकारी हंसी में कहते कि मान लेंगे, मैं कह दूंगा जनाब वो जो था, क्या इसका मुश्ताक था, वो अब्दुल कादिर से अच्छा, तो मान लेंगे आप? हाँ, मैं कहूंगा वो जो क्या उसका नाम है, कोई भी फास्ट बॉलर को लेकर कह दूंगा वकार से अच्छा, तो मान लेंगे? हो गई यार। अब वसीम अकरम के साथ कंपेयर कर रहे हो यार। मैं कहता हूँ जो उनका घावरी जो था वो इमरान खान से अच्छा था, मान लेंगे आप? बताइए मुझे। बिल्कुल सही है। आमिर, थैंक यू सो मच, आपका वर्डिक्ट सामने आ गया। अनवारुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। मैंने तो ताखिर से ज्वाइन किया, थोड़ी तशनगी रही, लेकिन बहरहाल आइंदा इंशाल्लाह मजीद नशिस्त तर्जमे अनवर भाई के साथ आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी अगले शोज में। उस वक्त तक लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।